हेलो स्टूडेंट, जीत आइए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम सिविल सर्विस की बात करें या अदर एग्जाम की बात करें तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सिविल सर्विस की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट की बात करें, तो उसमें मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें टॉपिक में जो हम देखेंगे, अकबर ने किस किस तरीके से भूमि का विभाजन किया है, कर वसूलने के कौन कौन से तरीके थे, इसमें पट्टा व्यवस्था किस तरीके से थी, और आईने देहसाला व्यवस्था, ये सारे इसमें आएंगे। तो देखिए, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है, अकबर को हम कहते हैं कि अकबर महान था। देखिए, महान होने का कोई एक कारण नहीं है। अकबर ने हर क्षेत्र में ऐसे काम किए जिन्होंने अकबर को महान बना दिया। तो उसमें अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार अवश्य किए हैं, लेकिन ये मौलिक यानी ओरिजिनल नहीं थी। ये तो जो शेरशाह सूरी है, उसकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसका सुधरा हुआ रूप था। देखिए, शेरशाह सूरी ने अकबर को, मेरा तो ये मानना है कि शेरशाह सूरी ने अकबर को महान बना दिया। एक्चुअली में शेरशाह सूरी बहुत ही योग्य शासक था। उसने केवल 5 वर्ष शासन किया और उस 5 वर्षों में भी वो लगातार युद्धरत रहा। उसे शासन में कोई सुधार करने का अवसर नहीं मिला। तो जो शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें नाम मात्र के कुछ दोष देखने को मिलते हैं। अकबर ने उन दोषों को दूर किया और महान शासकों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा लिया। देखिए, एक नाम आता है अब्बास खां शेरवानी, उसकी एक पुस्तक है तारीख शेरशाही। वो एक तरीके से देखा जाए शेरशाह सूरी की आत्मकथा जैसी है। अकबर ने उसको स्टडी किया और सूरी के अधूरे कामों को पूरा किया। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसका एक सुधरा हुआ रूप है। सूरी ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन सूरी की मृत्यु 1545 में हुई और सूरी के जो राजस्व संबंधी सुधार थे, ये धराशायी हो गए। तो इसकी शुरुआत, इन्हें पूरा करने का जो प्रयास किया, वो अकबर ने किया। देखिए, अकबर ने सबसे पहले क्या किया, 1563 में एक नाम आता है दीवान। दीवान को हम फाइनेंस मिनिस्टर या अर्थ मंत्री भी कहते हैं। इस पद पर एतमद खां को नियुक्त किया। और इस एतमद खां ने क्या किया, जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि, और एक आती है खालसा भूमि, इन दोनों को अलग करने का प्रयास किया। इसके अलावा एतमद खां के द्वारा कोई अन्य सुधार नहीं किया गया, लेकिन अकबर हर वर्ष कुछ ना कुछ सुधार करता रहता था। और अकबर के वास्तविक शुरुआत जो सुधारों की हुई, वो 1573 में गुजरात विजय के बाद शुरू हुई। तो देखिए, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था है, वो कर्मिक सुधारों का एक परिणाम थी। अब यहाँ देखिए, मैंने 2 नाम लिए हैं, एक जागीर भूमि और एक खालसा भूमि। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता था? देखिए, ये जागीर भूमि भी सरकार की भूमि है और खालसा भूमि भी सरकार की भूमि है। सरकार की भूमि से तात्पर्य ये किसानों की भूमि है, लेकिन इन दोनों भूमि से सरकार को टैक्स आता था। लेकिन अंतर इतना है कि जागीर भूमि में एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा थी। जैसे अकबर भू राजस्व का 1/3 टैक्स के रूप में लेता है। मान लीजिए 1/3 यहाँ पर 100 रुपये हुआ और ये गवर्नमेंट को जमा करना है। तो इस भूमि को जिस व्यक्ति को दिया गया है, उसी को हम जागीरदार कहते थे। तो जागीरदार क्या करता था, इस 100 रुपये को तो गवर्नमेंट के पास जमा करता था और इसके अतिरिक्त भी कुछ वसूल करता था, और ये जो अतिरिक्त करता था, इसे अपने पास रखता था। तो इस जागीरदारी व्यवस्था में क्या है, इसमें किसानों का शोषण होता था। तो अकबर ने क्या किया, एतमद खां के द्वारा पहले दोनों भूमि को पृथक करने का प्रयास किया। अब हम खालसा भूमि की बात करते हैं, यानी इसे हम सरकारी भूमि भी कहते हैं। ये भी किसानों की भूमि है, इससे भी सरकार को टैक्स आता था। तो इस खालसा भूमि से अकबर ने जो किया, जो टैक्स कलेक्ट करेगा यहाँ पर, वो गवर्नमेंट को जाएगा, और अकबर एक्चुअली में यहाँ पर वो करोड़ी एक अधिकारी है, उसको नियुक्त करेगा। वो आगे आना था, यहाँ भी ये नाम आए, इसलिए मैंने यहीं पर आपको क्लियर कर दिया है। और उस अधिकारी को यहाँ पर वेतन दिया जाता था। तो दोनों में यहाँ एक बेसिक अंतर ये देखने को मिलता है। तो देखिए, अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो यहाँ पर सुधार किए, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब अकबर ने भूमि का सर्वेक्षण कराया या भूमि की माप कराई।
भूमि की माप। देखिए माप का जो पैमाना था सबसे पहले सिकंदर लोदी ने बनाया था, गज सिकंदरी। तो उस पैमाने में ही एक सुधार किया गया और उसको अब इलाही गज नाम दिया गया, इलाही गज। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इलाही गज अकबर ने बनाया था। तो एक सिकंदरी गज है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सिकंदरी गज में या गजे सिकंदरी में जो जरीब होती थी, जरीब का मतलब होता है जिससे भूमि का मेजरमेंट किया जाता है, तो रस्सी की होती थी और रस्सी बेसिकली घट बढ़ जाती है तो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता था। तो इस इलाही गज में क्या किया गया, अकबर ने जो जरीब बनाई वो लोहे की कड़ियां थी, लोहे की कड़ियां, और उन कड़ियों को इस तरीके से बांस की कमचियों से जोड़ा गया था, अर्थात ये घट बढ़ नहीं सकती थी, इससे प्रॉपर मेजरमेंट होता था। तो देखिए एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, इसके साथ साथ राजपूताना या राजस्थान भी कह सकते हैं, राजपूताना, वैसे राजपूताना में गुजरात भी आ जाता है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बिहार, बंगाल और मुल्तान, यहां पर मेजरमेंट नहीं किया गया था और बाकी जो अकबर का साम्राज्य था उसमें भूमि की माप की गई और 3600 वर्ग गज का एक बीघा बनाया गया। इसके साथ साथ अकबर ने ये जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि का क्षेत्र घटाकर खालसा भूमि का क्षेत्र बढ़ाया गया, भूमि का क्षेत्र बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन जागीरदारी जो प्रथा है जिसके अंदर जो भूमि का क्षेत्र आता था उसे कम करके खालसा भूमि में डाल दिया गया। इसके बाद सरकार ने क्या किया, यानी अकबर ने क्या किया, ये जो खालसा भूमि है अर्थात सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि, इस सरकारी भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किए गए, करोड़ी नियुक्त। अब देखना है यहां पर करोड़ी से क्या तात्पर्य है, इस चीज को समझ लीजिए। मान लीजिए ये जो हमारा भारत है, भारत, इसमें जो खालसा भूमि है उसमें बादशाह ने क्या किया, उसके 182 इस तरीके से टुकड़े कर दिए, 182 इस तरीके से, और एक टुकड़ा इतना बड़ा होता था कि उससे 1 करोड़ टंका टैक्स के रूप में आता था। और यहां पर प्रत्येक इस टुकड़े में जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया उसे करोड़ी नाम दिया गया। करोड़ी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहां से 1 करोड़ टंका आय प्राप्त होती थी। तो यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि बादशाह ने जो करोड़ी को अपॉइंट किया था वो कहां किया था, खालसा भूमि में, और करोड़ियों की संख्या कितनी थी, 182। देखिए उस समय 1 करोड़ टंका तो कितना हो गए, 182। देखिए ये जो करोड़ी है ये एक नई नियुक्ति की थी। इस करोड़ी का एक काम तो ये है कि यहां से टैक्स कलेक्ट कराना था, भूमि का लेखा जोखा रखना था, अपने क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना था, और इसकी सहायता के लिए कुछ और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे, जिनमें एक नाम आता है फौजदार, एक आता है कानूनगो, आदि अधिकारी भी यहां पर नियुक्त किए गए थे। अब इसके बाद बादशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि का विभाजन करेगा। तो देखिए उत्पादन के आधार पर, उत्पादन ये जो प्रोडक्शन हो रहा है के आधार पर भूमि को 4 भागों में यहां पर बांटा गया था, और वो 4 भाग जो हैं उनमें एक है पोलज, दूसरा है परती, तीसरा है चाचर और चौथा है बंजर। तो देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, और ये मैचिंग के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पोलज का मतलब होता है, ये जो पोलज प्रकार की भूमि थी ये 1 ईयर में ये 2 क्रॉप देती थी, 2 क्रॉप, यानी 1 साल में 2 फसलें, और ये 1 ईयर में 1 क्रॉप। देखिए प्रति का मतलब होता है खाली छोड़ देना, यानी एक फसल उगाने के बाद इसे खाली छोड़ा जाता था। ये चाचर जो है ये 3 या 4 साल में एक फसल देती थी, और ये 5 या अधिक वर्षों में एक फसल देती थी, 1 क्रॉप। तो देखिए यहां आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 4 प्रकार की भूमि है इनमें सर्वाधिक फर्टाइल लैंड कौन सी है, तो वो पोलज हो गई, और सबसे जो निकृष्ट है वो बंजर हो गई।
अब यहां बादशाह, अब देखिए अकबर की जो पॉलिसी है या भू राजस्व नीति की अगर हम बात करें, वो इसलिए श्रेष्ठ है। अब ये सोचने की बात है, अगर ये तो 1/3 दे सकता है, लेकिन इसके यहाँ प्रोडक्शन जो होता है वो 5 साल में एक बार होता है, और उसका यदि ये 1/3 दे दे तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो बादशाह ने यहाँ पर इतनी अच्छी पॉलिसी अपनाई। इन दोनों के लिए अलग पॉलिसी है और इन दोनों के लिए अलग है। तो इन दोनों के लिए बादशाह ने क्या किया, यहां पर समान आकार के यहां 3 प्लाट चुन रहा है। 3 प्लाट, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये 3 हो गए समान आकार के। ये उत्तम प्रकार की भूमिका है, ये मध्यम प्रकार की भूमिका है, और ये निम्न प्रकार की भूमिका है। देखिए एक ही गांव में अलग अलग प्रकार की भूमि हो सकती है। जो उत्तम प्रकार की है, समान आकार के प्लाट हैं, सपोज दैट यहां पर 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर 15 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां पर 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो बादशाह ने क्या किया, ये जो प्रोडक्शन हुआ इनका एवरेज निकाला, और इस एवरेज का, इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज आएगा +10/3 यानी 15 इसका एवरेज आएगा, और इसके एवरेज को आधार बनाया गया, और आधार बनाकर उसका 1/3 टैक्स के रूप में लिया गया। तो यदि इसका 1/3 की बात करते हैं तो 5 क्विंटल। तो इन दोनों प्रकार के लिए उसने ये तरीका अपनाया और इनके लिए भिन्न प्रकार की नीति अपनाई। अब देखने की बात यह है, गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि किसानों को भी लाभ हो और गवर्नमेंट को भी लाभ हो। अगर यहां भी 1/3 ले लिया जाए तो इसमें गवर्नमेंट सिर्फ अपने हितों की बात करेगी और किसानों का नुकसान हो जाएगा। तो अकबर ने ये ऐसा तरीका अपनाया कि किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी। तो मैं ये आपको इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए यहां मैंने बताया आपको कि चाचर से 3 या 4 साल में एक बार उत्पादन होता है, और बंजर से 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष में उत्पादन होता है। किसानों को भी तभी मिलेगा और सरकार को जो टैक्स मिलेगा वो भी 3-4 साल में या 5 साल में मिलेगा। तो बादशाह अकबर ने इनके लिए क्या किया, इन्हें एक प्रलोभन देने का प्रयास किया, और बादशाह ने इन दोनों के लिए एक पृथक नीति अपनाई। बादशाह इन किसानों से कहता है, यदि तुम इस पर पहले वर्ष खेती करते हो तो सरकार यानी जो राज्य है यानी गवर्नमेंट अपने हिस्से का 40% लेगी। देखिए टोटल का 40% नहीं है, ध्यान रखना है। यानी गवर्नमेंट को यदि 100 रुपए टैक्स मिलना था तो 100 रुपए का 40% यानी 40 रुपए टैक्स लेगी, और दूसरे साल सरकार अपने हिस्से का 60% लेगी, तीसरे और चौथे वर्ष अपने हिस्से का 80% लेगी, और 5वें वर्ष अपने हिस्से का 100% यानी पूरा हिस्सा लेगी। तो इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां तो 1/3 लिया जा रहा था और 40% तो बहुत ज्यादा है, 1/3 से ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना है, सरकार का हिस्सा जो 1/3 बनता है उस 1/3 का 40% की बात की गई है। तो देखिए एक इस तरीके से प्रलोभन दिया गया कि किसान अपने खेतों में मेहनत करें और अपनी लैंड को फर्टाइल करने का प्रयास करें। तो देखिए ये पॉलिसी कुछ इस तरीके से है कि इससे किसानों को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि हर साल यहां पर टैक्स कम हो रहा है। किसान इसे फर्टाइल बनाने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि किसानों को लगेगा कि गवर्नमेंट तो टैक्स में छूट दे रही है, तो किसानों को लाभ है। सरकार भले ही छूट दे रही है, लेकिन सरकार को इसलिए लाभ है क्योंकि सरकार को तो यहाँ 5 वर्षों में मिलना था, लेकिन ये जो अन्य वर्ष हैं इन वर्षों में भी कुछ ना कुछ सरकार को मिला। तो देखिए अकबर की जो राजस्व व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अकबर की जो पॉलिसी है, वर्तमान में जो वैज्ञानिक और विद्वान बैठे हैं मुझे तो उनसे बिल्कुल भी कम नहीं लगती। तो देखिए यहां पर जो टैक्स रेट था, टैक्स रेट ये 1/3 था। चलो मैं टैक्स रेट पे पूरी चर्चा कर देता हूं। जो एंसेंट हिस्ट्री में हिंदू शासक होते थे बेसिकली उनके यहां पर टैक्स 1/6 होता था, और इसकी शुरुआत वैदिक काल में, जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें भू राजस्व को भाग कहते थे, वहां 1/6 से हुई थी। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में जो टैक्स था वो 1/3 था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक अपवाद है जिसने टैक्स रेट 1/2 किया था, और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में किया था 1/2। एक लाइन और आपको पढ़नी है, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा भी गया था
कि शिवाजी के यहाँ टैक्स रेट क्या था। तो शिवाजी के यहाँ शुरू में जो टैक्स रेट था, शिवाजी ने शुरू में जो टैक्स रेट रखा वो 1/3 था, लेकिन बाद में टैक्स रेट बढ़ाकर 40% कर दिया था। तो यहाँ पर टैक्स रेट 1/3 था, लेकिन यदि कोई अकाल पड़ता था, अकाल आदि के समय यहाँ कर माफ कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स इसे हम कैश या नगद के रूप में भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ इसे उपज के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन यहां देखने की बात यह है, देखिए इसकी शुरुआत जो नकद की थी, जिसे रई प्रणाली कहते हैं, शेरशाह सूरी ने की थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसे अकबर ने दूर किया। उपज यानी उपज का 1/3 दिया जा रहा है, लेकिन उसे कैश के अगर रूप में हम देते हैं, कैश के रूप में, तो फसल का भाव क्या होगा, ये एक समस्या आती थी। तो फसलों के जो भाव थे वो सरकार तय करती थी और सरकार को भाव तय करने में विलंब होता था। तो बादशाह अकबर ने क्या किया, बादशाह अकबर ने जो करोड़ी अधिकारी को नियुक्त किया था, वो प्रत्येक वर्ष फसलों का भाव आदि का लेखा जोखा तैयार करता था। तो बादशाह ने, चूंकि नकद को प्राथमिकता दी जा रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आईनी देहशाला या देहशाला व्यवस्था की शुरुआत की, देहशाला व्यवस्था की शुरुआत की। तो देखिए देहशाला व्यवस्था, यहां पर एक नाम आता है अबुल फजल। देखिए अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी आईने अकबरी, और कहते हैं कि एक अकबरनामा लिखी। वो पुस्तक तो अकबरनामा ही है, और अकबरनामा का जो 3rd वॉल्यूम है इसे आईने अकबरी कहते हैं। तो आईने अकबरी से, आईने अकबरी जो अकबरी है अबुल फजल की, इसमें कहता है अबुल फजल कि बादशाह ने अपने शासन के 15 से 24वें वर्ष तक के आंकड़े एकत्र कर लिए। 15 से 24 यानी देखिए 1556 में बादशाह गद्दी पर बैठा, यानी 1571, यहां भी मैं 1556 लिखूंगा तो 1580। इन 10 वर्षों के आंकड़े एकत्र किए। चूंकि 10 वर्षों के, इसलिए इसे आईने देहशाला कहते हैं। तो क्या करता है, इन 10 सालों के जो भाव होता है उनका वो एवरेज निकालता है, और जो एवरेज आता है वो अगले वर्ष का भाव होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे 1571 2 3 4, ये मैंने बना दिया। सपोज दैट यहां भाव 95 था, यहां 96 था, ऐसे ही होते होते मान लीजिए यहां 100 था और यहां 105 था। तो उसने क्या किया, अब उसे 1581 का भाव चाहिए, तो उसने इन 10 वर्षों का एवरेज निकाला, और एवरेज सपोज दैट 102 आया, तो ये 81 का भाव होगा। अब उसे 82 का चाहिए, तो उसने इस वाले को हटा दिया और ये नए वाला जो था 81 का जोड़ दिया, अब इसे 82 का। तो देखिए आईने देहशाला व्यवस्था एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इससे सरकार को भी पता रहेगा कि अगले वर्ष क्या भाव होगा, सरकार को टैक्स कितना आएगा, चूंकि भाव पहले ही खुल गया है, और किसानों को भी पहले ही पता रहेगा कि मुझे कितना टैक्स देना है। तो इससे बजट बनाने में गवर्नमेंट और किसानों को इससे मदद मिली होगी। तो देखिए अब हम लेकर चलेंगे पट्टा व्यवस्था। पट्टा व्यवस्था, देखिए आज वर्तमान में हम एक नाम सुनते हैं पटवारी कानून को। तो उस समय कानून को उस समय भी होता था, एक नाम आता है पटवारी के, जैसे आज पटवारी काम करता है उसी तरीके से एक अमलगुजार होता था। जो करोड़ी है एक राजस्व अधिकारी है बड़ा, उसकी सहायता के लिए होते थे। तो यहां पर जो अमलगुजार है, अमलगुजार इसके पास एक रजिस्टर होता था जिसे हम पट्टा कहते थे। उस रजिस्टर पर किसान का नाम, कृषक का नाम, उसके पास भूमि का विवरण, पूरी डिटेल होती थी, कौन सी फसल बोई गई है आदि होती थी, और उस पर कितना टैक्स होगा आदि आदि उस पर पूरा लिखा होता था। तो इस पर किसान अपने हस्ताक्षर करता था, किसान अपने सिग्नेचर या हस्ताक्षर करता था। हस्ताक्षर यानी मेरे ऊपर इतना टैक्स आएगा और इसे मैं कबूल करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, तो इसे हम कबूलियत पत्र भी कहते हैं। कबूलियत पत्र भी कहते हैं कि मैंने इस चीज को कबूल कर लिया। एक्चुअली में इस चीज को लाने का जो उद्देश्य था, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट करना था। अर्थात फसल कटने से पहले ये कबूलियत पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते थे। एक्चुअली में इसको लाने का उद्देश्य ये था
कि जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए अमलगुजार या जो राजस्व अधिकारी आएगा, जो टैक्स यहां पर दिया गया था, अगर वो अधिकारी इससे अधिक टैक्स वसूलेगा तो उस पर किसान ऑब्जेक्शन कर सकता था। दूसरी बात, यदि किसान टैक्स देने में आनाकानी या लेट करता है, चूंकि उसने यहां कबूल किया था, तो ऐसे में किसान के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। तो देखिए, रेवेन्यू सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने का एक बहुत अच्छा सा तरीका यहां पर खोजा गया है। तो अब अकबर की जो राजस्व व्यवस्था है उसमें अब हम देखेंगे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, तो टैक्स कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियां थी। देखिए, जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान रखना है। यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम लेकर चलेंगे राजस्व प्रणाली कौन कौन सी है। तो देखिए, अकबर के समय जो टैक्स कलेक्ट करने के जो तरीके थे वो 3 तरीके थे। उसमें एक जब्ती प्रणाली है और एक बटाई प्रणाली है। इस बटाई प्रणाली को हम गल्लाबख्शी भी कहते हैं, और एक कनकुत प्रणाली है। अब हम तीनों पे चर्चा करेंगे। ये जो जब्ती प्रणाली थी, सर्वाधिक यही प्रणाली अपनाई गई थी, सर्वाधिक मैक्सिमम क्षेत्र में यही थी। तो इस जब्ती प्रणाली में क्या होता था, सबसे पहले भूमि की माप की जाती थी, और माप करने के बाद जो 3 प्रकार की भूमि थी, उत्तम, मध्यम, निम्न, उनका एवरेज निकालते थे, एवरेज, और इस एवरेज को आधार बनाकर कर निर्धारित होता था। कर निर्धारित, एक बार फिर देखिए, जब्ती प्रणाली सबसे बड़े क्षेत्रफल पर यही अपनाई गई थी। इसमें पहले भूमि की माप होगी, और माप होने के बाद जो 3 प्रकार की भूमि है, उत्तम, मध्यम और निम्न, उनके उत्पादन का औसत निकालते थे, और उसके औसत को आधार मानकर कर निर्धारित किया जाता था। अगर हम बटाई प्रणाली की बात करें, जिसे हम गल्लाबख्शी भी कहते हैं, तो यहां अबुल फजल आईने अकबरी में कहता है कि बटाई प्रणाली के 3 तरीके होते थे। वो मैं तीनों लिख देता हूं यहां पर। एक खेत बटाई है, खेत बटाई, एक लंक बटाई और एक रास बटाई। देखिए, खेत बटाई का मतलब होता है खड़ी फसल को खेत में बांट लेना। सपोज दैट गेहूं की फसल खेत में पककर तैयार हो गई है, यानी फसल को काटा नहीं गया है, किसान अपने हिस्से को काट लेगा और राज्य अपने हिस्से को। लंक बटाई का मतलब होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग फसल को काट लिया गया है, किसान अपना हिस्सा ले लेगा और राज्य अपना। रास का मतलब होता है आफ्टर थ्रेसिंग, यानी अनाज और भूसे को अलग अलग कर दिया गया है, किसान अपना हिस्सा ले जाएगा और राज्य अपना हिस्सा ले जाएगा। अब तीसरी आती है कनकुत प्रणाली। इस कनकुत प्रणाली में क्या होता है, इसमें भी पहले भूमि की माप होती है और खेत में कितना प्रोडक्शन होगा, यानी जो उत्पादन होगा उसका एक मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया जाता था और तब कर वसूल किया जाता था। ठीक है, तो ये तीनों प्रणाली मैंने यहाँ पर बताई, और ये बहुत पहले भी मैंने शुरू में बताया था, चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने भी फैक्ट आएंगे और कॉन्सेप्ट होगा, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बाकी इस पूरी वीडियो को देखकर आप लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे आपकी फीडबैक का पता लगेगा। थैंक यू।